नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं संजीव कुमार सिंधु सभी बच्चों का एजुकेशन मंत्रा पे स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज के अपने इकोनॉमिक के टॉपिक को। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लास्ट टॉपिक है इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान का कंपैरिजन। तो इसके अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो हम लोगों को देखने हैं, कुछ ईयर्स हैं जो हमें याद रखने हैं और कुछ जो इनकी स्ट्रेटेजी है वो हम लोगों को ध्यान रखनी है। तीनों देशों ने कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई थी, उनके ऊपर कहाँ कहाँ से शॉर्ट नोट्स आते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से कवर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चे शुरू करता है आज के अपने टॉपिक को। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। सबसे पहले ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या है, फिर चाइना की ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या थी, पाकिस्तान की ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या थी। उसके बाद हमारे पास जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं वो क्या क्या हैं, जीडीपी की ग्रोथ रेट वो क्या क्या है, सेक्टरल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड जीवीए ग्रोस वैल्यू एडिशन जिसको जीडीपी ही बोलते हैं, और सेक्टरल शेयर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, कुल मिला के कितने लोग काम कर रहे हैं और कितनी इनकम जनरेट हो रही है, उसका ब्यौरा आज हम पढ़ने वाले। तो डे 32 के अंदर ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ऑलमोस्ट सारा सिलेबस हमारा कवर अप हो चुका है। तो चलिए बच्चे फटाफट शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। तो देखो बच्चे, बिल्कुल 10 से 15 मिनट में सारा सारा खत्म हो जाने वाला है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंस की, आज़ादी की, स्वतंत्रता की। इंडिया और पाकिस्तान दोनों को आज़ादी मिली है 1947 में। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी मिली और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। उसके बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 यानी 1949 में इनको आज़ादी मिली। तो ये तो होगी इनकी इंडिपेंडेंस की बात। अब बात करते हैं 5 ईयर प्लान्स। तो इनके 5 ईयर प्लान कब शुरू हुए। इंडिया का 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था 1951 में, चाइना का हुआ था 53 के अंदर और पाकिस्तान का शुरू हुआ था 56 के अंदर। ये बात समझ में आ गई। तो 5 ईयर प्लान हमने समझ लिया, इनकी आज़ादी का टाइम हमने समझ लिया। उसके बाद बात करते हैं 1980 तक, 1980 तक तीनों के तीनों देशों की जो दशा है, जो जीडीपी की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो सारी की सारी क्या थी, एक जैसी थी। ऑल दिस कंट्रीज आर एट द सेम पेस एज पर द जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम टिल 1980। ठीक है, तो इनकी जीडीपी पर कैपिटा इनकम तीनों के तीनों देशों की बिल्कुल एक जैसी थी 1980 तक। आगे बढ़ते हैं बच्चे इसी के साथ। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम आगे चल रहे हैं और किस चीज़ का कंपैरिजन करेंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो कुछ ईयर हैं। सबसे पहले चाइना से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चाइना से रिलेटेड बात है। 1958 के अंदर ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसको GLF के नाम से हम जानते हैं, कई बार एग्जाम में इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है। तो सबसे पहले GLF की फुल फॉर्म लिख दो, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। ये कब शुरू किया था, 1958 के अंदर। मेन मकसद क्या था इसका, इंडस्ट्रियलाइजेशन। जिस तरीके से इंडिया के अंदर IPR 1956 आया था इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, उसी तरीके से चाइना के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या आया था, GLF ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये बात आई समझ में, इनका मेन मकसद इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके आना था। उसके बाद क्या हुआ, 1958 के अंदर, ठीक है, कॉम्यून सिस्टम सेटअप किया गया। क्या सेटअप किया गया, कॉम्यून सिस्टम। जितनी भी चाइना के अंदर एग्रीकल्चर लैंड थी, उस पूरी की पूरी एग्रीकल्चर लैंड को 26,000 कॉम्यून्स में, 26,000 बड़े बड़े टुकड़ों में बांट दिया गया, जिस पर किसान कोलेक्टिवली खेती करते थे। जिस पर किसान क्या करते थे, कोलेक्टिवली खेती करेंगे। टोटल कितने थे, 26,000 कॉम्यून, जिसने पूरी चाइना की एग्रीकल्चर लैंड को कवर कर लिया। यहाँ एक दुविधा ये थी कि इस एग्रीकल्चर लैंड को बड़े बड़े हिस्सों में बांटा गया। एक सिंगल फार्मर इसके ऊपर खेती नहीं कर सकता था क्योंकि बहुत बड़ा टुकड़ा होता था। ये बात आ रही समझ में, तो कलेक्टिवली ही खेती करेंगे। दूसरी बात, एक प्रॉब्लम यहां पर यह भी थी कि जितनी भी इनकम आएगी वो सरकार की होगी, यानी चाइना की होगी। यहां पर इन किसानों को सिर्फ और सिर्फ इनके वेजेस मिलेंगे, दिहाड़ी मिलेगी, मजदूरी मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने निकल के आई। आगे 1965 के अंदर क्या किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा ग्रेट पोलिटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन ये शुरू किया गया। ग्रेट पोलिटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन, ठीक है, ये 1965 में लेके आए। ऐसा क्यों, क्योंकि जो GLF था वो टोटली एक तरीके से वैनिश हो गया, खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि ये जो पॉलिसी थी पूरी तरीके से पिट गई, बेकार हो गई। उसके पीछे रीज़न ये था, एक बार पूरे के पूरे देश में महामारी फैल गई, अकाल पड़ गया और 30 मिलियन लोग मारे गए। साथ ही साथ कन्फ्लिक्ट हो गए इनके रशिया के साथ, तो रशिया ने अपने जितने प्रोफेशनल थे वो सारे के सारे वापस बुला लिए।
अब हुआ क्या, प्रोफेशनल वापस चले गए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के सेटअप ऐसे ही पड़े हैं, पूरा काम हो नहीं रहा था। तब मियो ने क्या करा, अपने देश के स्टूडेंट और प्रोफेशनलों को काम करने के लिए और काम सीखने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन सीखने के लिए दूसरे देशों में भेजा। बेसिकली वहां वो क्या सीख के आए, कुछ छोटी छोटी चीजें सीख के आए। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करते हैं, किस तरीके से सीखते हैं, तो अपने देश के प्रोफेशनल स्टूडेंट को बाहर भेजा गया ताकि वहां से सीख के आए और अपने देश में अपनी सर्विसेज को सर्व करें। तो इसी चीज को किस नाम से जाना गया, ग्रेट पोलिटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन। उसके बाद 1978 के अंदर क्या शुरू हुआ बच्चे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1978 में क्या हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। स्टार्टिंग में ये शुरू किया गया था या फोकस किया गया था एग्रीकल्चर पे, और बाद में इसने फोकस किया था इंडस्ट्री पे। यहां एक दूसरी चीज और थी, ड्यूल प्राइस सिस्टम रखा गया। ठीक है, पहले इन इंडस्ट्रीज को सबसे पहले एक फिक्स प्राइस पर फिक्स क्वांटिटी सरकार को बेचनी होती थी, और उसके बाद जितनी भी एक्सेस क्वांटिटी होती थी, कितने भी प्राइस पर वो आगे बेच सकते, ठीक है, मार्केट में बेच सकते। तो इस सिस्टम को ड्यूल प्राइस सिस्टम बोला। तो ये थी सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चाइना। आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के चैलेंजेस, क्यों उसकी इकोनॉमी अच्छे से वर्क नहीं कर पाई और अभी तक क्यों उनको चैलेंजेस झेलने पड़ रहे हैं, एक बार उनके ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले जब पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमिक जर्नी शुरू की, तब उनकी इकोनॉमी कैसी थी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ना तो सोशलिस्ट ना कैपिटलिस्टिक, सिर्फ मिक्स्ड। जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी थी, इनकी भी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, जहां गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम कर। दूसरा, फॉरेन डिपेंडेंसी। अब चाइना को, सॉरी, पाकिस्तान को अपने देश चलाने के लिए बेसिकली फॉरेन के लोन के ऊपर, दूसरे देशों के लोन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा। इनको ज़्यादातर सऊदी अरब, ठीक है, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ से फाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड होता है और उसी से इनको लोन मिलता है और उसी से इनकी इकोनॉमी चल रही है। बार बार लोन होने की दिशा में, बार बार कर्जा होने की दिशा में इनको लोन लेना पड़ता है फर्दर, तो इसलिए फॉरेन डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। जो भी इनका इकोनॉमिक रिफॉर्म आया उसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहा, पूरी इकोनॉमी में कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं रहा, इसलिए इकोनॉमी आज भी इनकी डाउन है। नो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं हुआ, कोई इन्वायरमेंटल अपग्रेडेशन नहीं हुआ, और नो ही कोई लीगल चैलेंजेस इनके सामने आए, ऐसा कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ। यही रीजन है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी आज काफ़ी डाउनफॉल फेस कर रही है। ठीक है, पहले इन्होंने नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स करा, फिर डी नेशनलाइजेशन किया, तो ऊपर से करप्शन की वजह से आज तक इनकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आज भी यहाँ पर प्रोग्रेस की वो रेट नहीं है जो होनी चाहिए। तो ये था पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे रहने का रीजन। आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट। अब डेमोग्राफिक चैलेंजेस हैं। डेमोग्राफिक चैलेंजेस के अंदर हमने यहाँ सिर्फ 5 ही चीज़ें ली हैं, बाकी HDI का इंडेक्स है जिसके अंदर 20 से 22 पॉइंट होते हैं, और वहाँ से एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आपको एक टेबल दे दी जाती है और आपसे उस टेबल में से क्वेश्चन पूछा जाता है। बट फिलहाल अगर देखा जाए, पॉपुलेशन की बात करें तो चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जो कि पाकिस्तान की 1/6, पाकिस्तान की जो है, ठीक है, 1/6 इज इंडिया और चाइना। इस बात का मतलब ये है कि पूरे विश्व के अंदर 6 में से 1 व्यक्ति या तो भारतीय है या फिर चाइनीज है। पूरे वर्ल्ड के अंदर 700 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें से लगभग 200 करोड़ के आसपास, ठीक है, 150 करोड़ के आसपास होगा चाइना के पास और 150 करोड़ के आसपास ही होगा इंडिया के पास। तो 300 करोड़ की पॉपुलेशन सिर्फ इन 2 देशों के अंदर है और बाकी 400 करोड़ पूरे वर्ल्ड में। समझ रहे हो बच्चे, तो कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन कैरी करके रखे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर बात करें तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इंडिया की, उसके बाद चाइना की, ड्यू टू द वन चाइल्ड पॉलिसी। वन चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर भी शॉर्ट नोट्स आ सकता है। सेक्स रेशो की अगर बात की जाए, मेल फीमेल की रेशो, यानी फीमेल और मेल पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल अवेलेबल हैं, तो इस डाटा के अकॉर्डिंग तीनों के तीनों देशों में 1000 से नीचे फीमेल है। उसके पीछे रीजन है पुरुष प्रधान देश और पहला मेल चाइल्ड की रिक्वायरमेंट। तो सन की प्रेफरेंस होती है और यही रीजन है कि इन तीनों देशों के अंदर फीमेल की जो काउंटिंग हो लगातार कम होती जा रही है।
अगली बात है फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि भाई कितने बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, एवरेजली औसतन कितने बच्चे होते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर है, उसके बाद इंडिया और उसके बाद चाइना। और लास्ट है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की अगर बात करें, शहरीकरण की बात करें, तो सबसे ज़्यादा शहरीकरण चाइना में है। दूसरे नंबर पर आपको जान के हैरानी होगी पाकिस्तान के अंदर है, और शहरीकरण के अंदर इंडिया तीसरे नंबर पर आता है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। अगर देखा जाए तो जीडीपी जो डिस्पैरिटी है, चाइना डोमिनेट कर जाती है, ठीक है। तीनों की तीनों इकोनॉमी में चाइना जो है उसकी ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है। जहां इंडिया और पाकिस्तान सिंगल डिजिट में जीडीपी कैरी रखते थे, वहीं चाइना ने डबल डिजिट में अपनी जीडीपी रखी थी। ग्रोथ रेट की अगर बात की जाए तो चाइना और पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो लगातार डिक्रीज हुई थी, ठीक है, और इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हुई थी। इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करें तो रिफॉर्म कंट्रीब्यूट टू द पाकिस्तान डिक्लाइन। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो फायदा हुआ है वो इंडिया को हुआ है, चाइना को हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को इकोनॉमिक रिफॉर्म का इतना फायदा नहीं हुआ है, उनकी इकोनॉमी स्टिल डिक्रीज होती जा रही। तीसरी बात कि इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है बहुत बड़ी बाधा है पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रोग्रेस के। पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत पीछे है ड्यू टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी प्रॉपर पावर में नहीं रही है। रीजन ये है कि मिलिट्री का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट, अब ये कुछ कंट्रीब्यूशन है, सेक्टरल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी और वर्कफोर्स बाय द कंट्री। अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देख लेना है बच्चे आप लोगों को, ठीक है। अब ये क्या है बच्चे, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर पे वर्कफोर्स, इंडस्ट्री ने कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करा है, इंडस्ट्री की वर्कफोर्स, सर्विस ने कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किया और सर्विस की वर्कफोर्स, कुल मिला के किस सेक्टर में कितने लोग हैं और वहां से कितनी इनकम आ रही है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर में देखो, एग्रीकल्चर है, मान लेते 100 रुपये हमने कमाए, ठीक है। तो पहले तो तीनों देखो भाई, ये तीन जो अलग अलग कलर हैं, नीले वाला इंडिया का, पीले वाला पाकिस्तान का और चाइना का ऑरेंज, ठीक है। तो देखो बच्चे, एग्रीकल्चर के अंदर हमारे देश के 43% लोग काम कर रहे हैं और पूरी इनकम में 16% इनका हिस्सेदार। ऐसे ही इंडस्ट्री के अंदर 25% लोग काम कर रहे हैं और जो इनकम है वो 30% मिल रही है। ऐसे ही सर्विस सेक्टर के अंदर 32% लोग काम कर रहे हैं और इनकम सबसे ज्यादा 54% हमें इनकम कहां से मिल रही है, सर्विस सेक्टर से। तो देखा जाए तो सर्विस सेक्टर प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है पूरे देश की जीडीपी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। चाइना के अंदर अगर देखा जाए, ठीक है, सॉरी पाकिस्तान के अंदर 41% लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं और इनकम कमाते हैं 24%। इंडस्ट्री के अंदर 24% लोग काम कर रहे हैं और इनकम है इनकी 19, यानी पूरी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 19%। और सर्विस सेक्टर के अंदर लोग लगे हुए हैं 35% और उनकी इनकम कितनी, 57%। यानी चाइना जो पाकिस्तान है वो इंडिया से भी आगे है सर्विस सेक्टर के। आगे देखते हैं, अब तीसरा जो सेक्टर है वो है बच्चे हमारा चाइना। चाइना के अंदर एग्रीकल्चर में 26% लोग काम करते हैं और पूरी जीडीपी का 7% कमाते हैं। वहीं चाइना के अंदर इंडस्ट्री में 28% लोग काम करते हैं और 41% इनकम कमाते हैं, ठीक है। 28% लोग, 41% इनकम। और वहीं सर्विस सेक्टर में 46% लोग काम करते हैं और 52% इनकम कमाते हैं। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो रोल है वो सर्विस सेक्टर का। ये बात आ रही है समझ में? इस तरीके का डाटा आपके एग्जाम में आ जाता है और यहाँ से आप अपने आप को एजुकेट करके और ये बातें बता सकते हो कि कितनी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है और कितना वो लोग काम कर रहे हैं। ये बात आई समझ में? चलो भाई, अब एक लास्ट पेज है आप लोगों के पास, इन सब का निचोड़। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से कवर करो। ठीक है बच्चे, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था बच्चे आज का सेशन। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे चाइना के अंदर GLF, ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, वन चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है, पाकिस्तान के जो ग्रोथ रेट कम होने के पीछे रीज़न, और इस तरीके का एक न्यूमेरिकल।
तो बच्चे यहाँ से ही एग्जाम में सवाल आ सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जा सकता। तो बच्चे मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।